of all, I thank everyone to give me an opportunity to talk on a special subject. And first, I will introduce myself. Uh, मैं डॉक्टर राजीव रंजन, MBBS MRCP by qualification. Uh, Earlier, I was working in Saudi. I have experience in cardiology for 12 and a half years. And here in Apollo, Indraprastha, I have joined as a research fellow in cardiology. And I am looking after CCU patients most of the time, which is the most critical patients ever we are seeing. तो अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मिसेस सीमा जी ने काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन हमें शेयर किया है, और उससे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है नया, क्योंकि हम लोग के टेक्स्ट बुक में ज़्यादातर बीमारी के बारे में बताया जाता है, हेल्थ के बारे में कम बताया जाता है, राइट। तो उन्होंने बताया कि इसका बर्डन अपने सोसाइटी में कितना ज़्यादा है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ वन ऑफ द नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा मौतें होती है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि पहले कि इसके कारण क्या है। मैं सिंप्लीफाई वर्ड्स में और कोशिश करूंगा कि लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो जो कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उसमें है हाई ब्लड प्रेशर, जिसका ब्लड प्रेशर 150/90 से ज़्यादा होता है। दूसरा है हाई ब्लड शुगर, जिसका ब्लड शुगर या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है। तीसरा है स्मोकिंग एंड टोबैको यूज़, मीन कि वो एक्टिव स्मोकर ही हो। जैसे पता है कि अभी दिल्ली जैसे सिटीज़ में या बड़ी मेट्रो सिटीज़ में लोग जो स्मोक नहीं करते हैं, स्टिल दे आर टेकिंग पैसिव स्मोकिंग अराउंड 10 सिगरेट्स पर डे। इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है स्मोक का। दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल वर्क में आपके पास अगर आप काफ़ी कमिटेड नहीं है, तो आप रेगुलर वॉकिंग या एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप कितने भी एक्टिवली 12 घंटे भी काम करते हैं तो वो सेडेंटरी में ही काउंट होता है। यू नीड टू डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। अब किसी के फैमिली में अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको भी एक रिस्क है हार्ट डिजीज़ होने का। स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, कि कोई काम में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसको सही से नींद नहीं मिल रही है, जैसे 6 to 8 आवर नींद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, या आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है किसी तरह से, इमोशनल, फाइनेंशियल, किसी भी टाइप से, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में अभी सीमा जी ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, वो लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। अब जैसे इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये आप पहले से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हो गया हो गया। लेकिन जो चीज़ हम मॉडिफाइबल जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन अच्छी ले सकते हैं। उसके बाद है कि स्मोकिंग टोबैको यूज़ को हम कट डाउन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो है कि हमें कैसे पता चलेगा अर्ली स्टेज में कि हमें हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं, राइट। तो जैसे बताया जा रहा है कि आजकल हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस, पहले ऐसा माना जाता था लोग 60-70 की साल की उम्र में उनको हार्ट डिजीज़ होती थी। लेकिन आज का जिस तरह का लाइफस्टाइल और जो आजकल का डाटा है, लोगों को 40s 50s की उम्र में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इवन लेस कॉमन देन इन 30 ईयर्स में भी लोगों को हार्ट डिजीज होती है, और हार्ट अटैक से डेथ्स भी हो रही है। तो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला है चेस्ट पेन, कि बंदे को छाती में दर्द होगा। वो एग्जैक्टली कहाँ होगा? लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में होगा। वो गले में जा सकता है, वो हाथ में लेफ्ट हैंड साइड में रेडिएट करता है वो चेस्ट पेन। और उसका कैरेक्टर ऐसा होता है कि
ये एक्सर्शन या एक्टिविटी करने से बढ़ता है। कि जब बंदा जैसे कोई आदमी 100 मीटर पहले आराम से चल सकता था, अभी 50 मीटर में ही उसको रुकना पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि ही शुड गेट अलर्टेड कि उसको कुछ हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हैं ये, कि वो आपकी एक्टिविटी को कम करने लगता है धीरे धीरे। जैसे कोई काफी फ्लो में 3rd फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ सकता है, अभी अब 2 फ्लोर के बाद उसको रेस्ट लेना पड़ रहा है, इट मीन्स कि उसके हार्ट स्ट्रेस में है, राइट। दूसरा है ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, जिसको बोलते हैं कि सांस तेजी से चलने लगता है। तो जैसे ये सबसे ज्यादा कॉमनली फील ये होता है कि जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं दूसरे या तीसरे फ्लोर पे, तो आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि प्यास लग रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, और आदमी स्लो हो जाता है वहां पे। तो ये ऑल्सो एक सिम्टम है जिसको कि अर्ली डिटेक्शन में काउंट कर सकते हैं। इजी फटिगेबिलिटी, जैसे कोई आदमी पहले अच्छा काम कर सकता था, अभी मिड ऑफ द वर्क में भी वो फटीग फील करता है, वो थका हुआ फील कर रहा है। उसके बाद पल्पिटेशन, पल्पिटेशन साइंटिफिक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हार्ट बीट तेज होना। कि रूटीन में जब अपनी हार्ट बीट चलती है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हार्ट बीट तेज होने से जैसे कभी कभी लगता है कि कान के अंदर कुछ बज रहा है, इस तरह की फीलिंग होती है यहाँ पे। इस सब में ऐसा लगता है कि कोई हार्ट रेट बढ़ गया है, तो इसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। उसके बाद है डिजीनेस, किसी को अगर हार्ट के रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर हो, कि उसका रिदम काफी अब नॉर्मल चल रहा है, तो उसके ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होता है, तो इसकी वजह से उसको चक्कर सा महसूस होता है कि आंख के आगे अंधेरा आ गया, सडन ब्लैकआउट हो जाना। तो ये सब भी हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स में है। तो ये सारी चीजें मैं कोई डराने के लिए नहीं, जस्ट एक अवेयरनेस के लिए कि वी कैन डिटेक्ट थिंग्स अर्ली, ठीक है। अर्ली रिकॉग्निशन के लिए जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि आपके अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए। ईसीजी एक ट्रेसिंग होती है जिसमें हार्ट के रिदम को डिटेक्ट करते हैं। एकोकार्डियोग्राफी है, कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जिसके अंदर हार्ट रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं। ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल, सब लोगों को पता होगा, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब टेस्ट करते हैं। किडनी लिवर फंक्शन की टेस्ट होती है, और अपने ब्लड के काउंट्स होते हैं। और तीसरा, अगर इस सब में कुछ पॉजिटिव लगेगा या सिम्टम ज़्यादा है जो कि कन्विंसिंग है, तो उसमें वो ट्रेडमिल टेस्ट के लिए बोलते हैं। उसमें नियरली आपको आपके चेस्ट पे ईसीजी लीड्स अप्लाई करते हैं और आपको उस पर एक्सरसाइज करने बोलते हैं। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं वैसे वैसे उसकी रिदम, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ईसीजी के ट्रेसिंग से ये पता चलता है कि हार्ट को स्ट्रेस है या नहीं, ठीक है। अब काफ़ी ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ जिससे कि इजीली समझ में आ जाए और हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है अगर मान लो किसी को डिजीज हो गया तो पहला पॉइंट होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कि आप जो उसके रिलेटेड जो मेडिसिन हैं, जैसे बोलते हैं कि इकोस्प्रिन है, स्टैटिन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है। दूसरा पॉइंट है, आप कितनी भी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले, डॉक्टर का पहला नेक्स्ट सजेशन है आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हार्ट डिजीज से बचने का सबसे इजी तरीका है। आप बाईपास ऑपरेशन करवा लो, स्टेंटिंग करवा लो, कुछ भी कर लो, अगर लाइफस्टाइल अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो वो डिजीज बार बार हो सकती है, उसकी अगली बार सीवियरिटी भी बढ़ सकती है। इसीलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है डाइटरी मॉडिफिकेशन, कि आपको डाइट के अंदर जो है भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। अपने जो एशियन लाइफस्टाइल, एशियन फूड्स हैं, उसके अंदर जितने भी फूड हैं वो सब हार्ट डिजीज को प्रमोट करते हैं। इसको स्ट्रेट अवे ऐसा समझा जा सकता है कि जिस चीज़ को जैसे हम किसी फेस्टिवल में बनाते हैं, घर में जो भी फ्राइड चीज़ें बना रहे हैं, वो हर चीज़ हमारे हार्ट के हेल्थ को एंडेंजर कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर फॉलो अप विद फिजिशियन। अगर ये डिजीज डायग्नोज होता है तो आपको रेगुलर फॉलो अप में रहना। अब जैसे द टॉपिक
ओवरऑल टॉपिक जो है अपने डिस्कशन का है कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब मेडिसिन की जो पहली लाइन है, अगर कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है तो फर्स्ट लाइन हमें सिखाया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि डिजीज होने के बाद हम उसको चेज कर सकते हैं, सफर हो सकते हैं उससे, हम उससे 100% रिकवर नहीं होते, क्योंकि वो अपना रेसिड्यू छोड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन एस्पेक्ट में मैं बताऊंगा कि उसमें कुछ कॉजेज ऐसे हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जिसको चेंज कर सकते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कितना और हाउ ऑफन। तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव जो डाटा बताती है कि एवरी डे 30 मिनट्स 5 days a week, लाइक आप अगर 150 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं वीकली तो आपके हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी है। मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, 30 मिनट्स पर डे, 5/7। दूसरा है स्मोकिंग, टोबैको यूज को कम करना है या बंद ही करना है। अब डाइट के बारे में जो मैं मॉडिफिकेशंस की बात कर रहा था, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, रिड्यूस इनटेक ऑफ जंक फूड। क्योंकि जंक फूड में जो ऑयल यूज हो रहा है और जो उसके अंदर कंटेंट है वो सब सैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड को बढ़ावा देती है, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस है। उसके बाद है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। जिस भी चीज में नमक हम ज्यादा यूज कर रहे हैं उसको कम लेना चाहिए। जैसे कि अचार है, सिंपली हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन अचार नमक से ही प्रिजर्व किया जाता है तो उसके अंदर वो कंटेंट ज्यादा होता है। उसके बाद है इंक्रीज प्रोटीन इंटेक। अब जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, जैसे कोई 30s में है, 40s में है, तो एक बॉडी शेप डेवलप होने लग जाती है अपने एशिया के पॉपुलेशंस में। उसका मेन रीजन है कि हमारी प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। अगर सही से न्यूट्रिशनिस्ट चार्ट के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो हमारे डाइट में 10 से 20 ग्राम भी प्रोटीन नहीं है। और अपनी रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोटीन की, वो है 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। जैसे कोई 60 किलो का बंदा है तो उसको 60 ग्राम चाहिए, कोई 70 किलो का है तो उसको 70 ग्राम चाहिए, कोई 100 किलो का है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और जैसे आपको पता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में काफ़ी तकलीफ होती है रूटीन में, अगर आप एनिमल फैट्स ले रहे हैं तो उसकी भी आप अमाउंट डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसीलिए इफ इट इज कमिंग फ्रॉम समथिंग, कोई प्लांट प्रोडक्ट से मिल रहा है तो दैट विल बी बेस्ट, इजीली डाइजेस्टेबल, और वो एब्जॉर्ब भी बहुत इजीली होता है। ठीक है। तो पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने भी न्यूट्रलाइट का ये जो प्लांट वेजिटेबल वाला था वो मैंने यूज कर रहा था, नियरली 2 स्कूप पर डे इस तरह से। फिर मैंने देखा इसमें तो 16 ग्राम हुए टोटल, और 10 ग्राम मैं खा रहा हूँ, 10 से 20 ग्राम अपने डाइट में। तो इनटेक कितना हुआ, नियरली 30। तो स्टिल अब मेरा वजन है 70 kg, तो मैं 30-40 ग्राम डेफिशिएंट था। तो अभी 2-3 दिन से फिर मैंने देखा कि उसमें एक एक्सेस का जो वे प्रोटीन है, वो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत अच्छा है कि एक स्कूप के अंदर 28 ग्राम्स है। तो अब मैंने चेंज किया कि मैं 2 स्कूप डेली ले रहा हूँ। तो नियरली कितना हो गया, 56 ग्राम मैं इससे ले लिया। तो जो रूटीन डाइट से है तो उससे कवर हो जाता है, राइट। उसके बाद इसका रीजन क्या है, प्रोटीन क्यों चाहिए हमें। जो हार्ट डिजीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्या होता है कि जो भी हम फैट खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाके ट्राइग्लिसराइड बनता है। अब ट्राइग्लिसराइड से अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। उसमें बोलते हैं कि एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है विच इज गुड फॉर हेल्थ, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो कि बैड फॉर हेल्थ है। ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड से एचडीएल बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोटीन है। लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है तो वो ट्राइग्लिसराइड से एचडीएल बन ही नहीं पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डाइटरी में है कैलोरी इंटेक को कम करना। कैलोरी इंटेक जो है वो किसी भी फॉर्म में हो, चावल है, रोटी है,
शुगरी डाइट्स है, शुगर खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो इसको डेफिनेटली कम करना है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे डायबिटीज़ को भी रोका जा सकता है, हाइपरटेंशन को भी रोका जा सकता है, और जो अल्टीमेट डिजीज़ है हार्ट डिजीज़, उसको भी रोका जा सकता है। तो कैलोरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बोलते हैं कि अगर कोई बंदा का हाई ब्लड प्रेशर है और वो 5 किलोग्राम अपना वजन कम करता है, तो उसका ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर कम हो जाता है, राइट। तो अगर कोई प्री स्टेज में है और अपना डाइट और अपने वेट पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनको हो सकता है मेडिसिन स्टार्ट करने में टाइम मिल जाए, कि वो 2-5 साल बगैर मेडिकेशन के भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे सीमा जी ने काफ़ी डिटेल में और बहुत ही बायोलॉजिकल लेवल पे, जैसे कि क्लासरूम्स में साइंस में पढ़ाया जाता है, उस लेवल पे उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं उस एस्पेक्ट पे नहीं जाके मैं स्ट्रेट अवे बता सकता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स इज आवर प्रिस्क्रिप्शन। हार्ट डिजीज के पेशेंट को हम प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। ओके, विटामिन्स, हर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में विटामिन होता ही है। किसी भी डिजीज के लिए अगर आप उसको बात कर रहे हैं, तो एक मल्टीविटामिन जो है एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हमें पता है कि आजकल हमें डाइट से विटामिन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उस तरीके से आजकल कल्टीवेशन ही नहीं हो रही जिसमें कि विटामिन्स मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, बहुत सारा वो खाद की चीज़ें वो सब यूज़ करते हैं, यूरिया ये सब, तो उस सब से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है वो विटामिन है। और दूसरा, जब भी हम कोई चीज़ को फ्राई कर देते हैं या ज़्यादा देर उसको कुक करते हैं, तो भी उसकी विटामिन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कोएंजाइम। कोएंजाइम जो Q10 बताते हैं, वो एक्चुअली सेल के लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म होती है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि प्रिकर्सर है। वो रूटीन जो एंजाइमेटिक फिनोमेना है उसको बैलेंस और इफेक्टिव वे में उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है। तो इसीलिए कोएंजाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो ज़्यादातर हम बात कर रहे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, जो बड़े साइज के न्यूट्रिएंट्स हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है जो हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, सेलेनियम है, जिंक है। अब ये सब जो है रूटीन फूड कंटेंट्स में अवेलेबल ही नहीं है। इवन अगर आप सही से मार्केट के अंदर फार्मेसी स्टोर में सेलेनियम के टैबलेट ढूंढने जाएंगे, मैग्नीशियम के टैबलेट ढूंढने जाएंगे, तो जो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि वो आपके कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, और ये जो हार्ट डिजीज है होता क्या है, अब इतने सब होने के बाद एक बेसिक बता दो, उसमें होता क्या है कि जैसे अपना हार्ट है, हार्ट क्या है कि एम्प्टी चैम्बर है, उसके अंदर ब्लड है और उसका काम है ब्लड को पंप करके बॉडी के हर ऑर्गन में पहुंचाना। अब हार्ट को भी चलने के लिए उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, राइट। जैसे पता है कि हार्ट जो है बॉडी का इंजन है, अगर ये नहीं चल रहा है तो बॉडी नहीं चल सकती है। तो उस इंजन, उस मशीन को चलने के लिए भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो वो भी एक ब्लड वेसल ही है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल और जो डाइट की जो डेफिशिएंट चीजें हैं वो क्या करती हैं कि उनके अंदर एक प्लेक बनाने लगती है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये ब्रेन में होता है, बॉडी के हर ऑर्गन में जहां ब्लड सप्लाई है वहां हो सकता है। और वो क्या करता है, धीरे धीरे उस ब्लड वेसल के चैनल को नैरो करने लगता है। कि जैसे अभी किसी पाइप में अगर मान लो रस्टिंग हो गई तो उसका क्या नैरो हो जाता है अंदर, तो सिमिलर फेनोमेना है। और उसके अंदर से जाके हम कितना भी क्लेम करते हैं कि हम उसको ट्रीट कर देंगे, पूरा निकाल देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल।
हम उसमें छोटा-मोटा ही कर पाते हैं। एज ए डॉक्टर या इवन इंटरवेंशन में भी 100% पूरा सिस्टम को तो चेंज नहीं किया जा सकता है, तो वो उतना ही ट्रीट करते हैं जितना पॉसिबल है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये अगर नहीं हो, जो मैंने पहले बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें उसके जितने भी मॉडिफाइबल कॉजेज हैं, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और अर्ली फोकस करना है। अब किसी ने लेट स्टार्ट किया और ऑलरेडी डिजीज हो गई है, तो उनको ज़्यादा एग्रेसिवली करना है कि वो ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रखें। अब बिफोर एंडिंग माई टॉक कुछ टेक होम मैसेजेज मैं बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है, स्मोकिंग बंद करना है या उससे अपने को दूर रखना है किसी भी तरीके से, और एडिक्वेट रेस्ट लेना है। एंड थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।